इस वीडियो के अंदर दिखाई गई बताई गई किसी भी बात को आपको नहीं मानना है। ठीक है, अगर आप ये बात मान लेते हैं तो आपके लिए अच्छी बात हो जाएगी। सो प्लीज इस वीडियो के अंतर्गत जितनी भी बातें बताई जा रही हैं उसको आप ना माने और अपनी पढ़ाई करते रहें। आशा करते हैं कि आप जो है अभी तक अपना रिवीजन कर रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, सारा रिवीजन आपने कर लिया होगा। आपकी सारी यूनिट्स यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक की सभी चीजें आपको प्रोवाइड की गई हैं आपके सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, जहां से आपको प्रश्न देखने मिलेगा इस बार भी इस पेपर के अंदर प्रश्न का पैटर्न हो सकता है पिछले बार की तरह ना हो सकता है कुछ इसमें चेंजेस हो। तो उस चेंजेस के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि जो है क्या है आपका नियम है, क्या नियम है वो है आपका चेंज इज गुड एंड गुड इज चेंज। ठीक है, ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है, इसके वीडियो के अंदर आपको जो भी बातें बताई जा रही हैं इसको ना माने, प्लीज 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 इसको ना माने। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मालूम है एग्जाम हॉल के अंदर क्या क्या लेके जाना है, तो उन सब बातों में आप व्यर्थ में समय गवाएंगे नहीं। ठीक है, पानी, एडमिट कार्ड वगैरह सब चीजें अपने साथ में ले जाइएगा। समय से पहले पहुंचिएगा, क्योंकि समय की कदर करेंगे समय आपकी कदर करेगा। ठीक है, तो अगले 3-4 दिन आपको क्या नहीं करना है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, अभी जो आपने देखा कि जब आपको क्या कहा जा रहा है कि आपको नहीं करने के लिए, तो आप क्या कहोगे, आप प्रेरित होंगे कि इन चीजों को करने के लिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रिएक्टेंस। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रिएक्टेंस थ्योरी। अब यहाँ पर देखिए ये गधा है, इसको कितना मना किया जा रहा है कि आपको जो है ये करना है ये करना है, लेकिन वो मान नहीं रहा है और यहाँ पे आदमी ये खींचे पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये व्यक्ति इसको खींचे पड़ा है और ये आने को तैयार नहीं है। इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं हम रिएक्टेंस। जो चीज आपसे कही जाएगी नहीं करने को, उसी को क्या करते हैं, उसी को हम आप करते हैं। ठीक है, इसको बोला जाएगा ऐसा मत करिए तो आप वही करेंगे, और जब आपको कहा जाएगा ये चीज आपको करनी है तो क्या करेंगे, आप उस चीज को नहीं करेंगे। इसलिए आपको कहा गया है कि आपको ये चीजें क्या नहीं करनी है, इस वीडियो की चीजें आपको फॉलो नहीं करनी है। ठीक है, ताकि आप क्या करें, उसको आम जीवन में उसको करें। ठीक है, यही है आपकी रिएक्टेंस की बात। ये क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल पुशबैक दैट अकर्स व्हेन पीपल आर टोल्ड व्हाट टू डू से और नॉट टू डू से एंड दे परसीव इट एज अ थ्रेटनिंग देयर फ्रीडम। यहाँ पे क्या भय हो जाता है आपको, अपनी फ्रीडम का, अपनी आजादी का आपको भय हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे आप चाहते हैं अगर आपको बोला जाएगा कि इसको नहीं करना है तो क्या करेंगे, आप कौन होते हैं हमको नहीं बोलने वाले, हम तो इसको करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये बात आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, और जब आपको बोला जाएगा कि आपको ये सारी वीडियोस देखनी है, आपको प्रीमियम की वीडियोस देखनी है, आप इसको नहीं देखेंगे। आपको कोर्स की वीडियोस देखनी है, उनको रिवाइज करना है, आप नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आपको क्या लगता है कि थ्रेटनिंग देयर फ्रीडम, आपकी जो आजादी है, सॉरी आपकी जो आजादी है उसको क्या हो रहा है, खतरा हो रहा है। ठीक है, इट टेंड्स टू मेक पीपल डू द अपोजिट ऑफ व्हाट दे आर बीइंग टोल्ड। आप अपने बच्चे को बोलते हैं बेटा ऐसा मत करो, बच्चा वैसा ही करता है। आप बोलते हैं बच्चा ऐसा करो, बच्चा वैसा कभी नहीं करेगा। ठीक है, यही आपकी रिएक्टेंस की थ्योरी है। टेलिंग पीपल व्हाट लैंग्वेज टू यूज कैन बी पर्टिकुलरली लाइकली टू ट्रिगर दिस। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे किसके बारे में, आप ध्यान रखेंगे रिएक्टेंस। रिएक्टेंस यानी रिएक्ट कर रहे हैं, आप रिएक्ट कर रहे हैं किस चीज को। अगर आपको बोला जाएगा यस करने के लिए, आप बोलेंगे नहीं, नो हम नहीं करेंगे। अगर आपको बोला जाएगा नो, तो क्या करेंगे, आप उसी चीज को आप करेंगे। ठीक है, आपसे इतने दिनों से कहा गया था प्रीमियम वीडियो देखो देखो देखो, नहीं देखा, रिविजन नहीं किया, मॉक वगैरह आपने नहीं लगाया पेपर में। ठीक है, वो सब नहीं किया, तो ये आपकी गलती है, रिएक्टेंस की बात है। और अगर आपको बोल रहे हैं कि ये वीडियो आपको नहीं देखना है, ठीक है, ये किसी काम का नहीं है आपके, तो क्या करेंगे, आप इसको जी जान से लगाकर देखेंगे अगले 3 दिनों के लिए। ठीक है, यही कहलाती है आपकी रिएक्टेंस की थ्योरी। ऑलराइट, ओके, स्टार्ट करेंगे हम अपने यूनिट नंबर 1 से कि आपको जो जो चीजें आपको ध्यान नहीं रखनी है, मतलब समझ गए ना आप अभी तक समझाने का मकसद क्या था। जो चीजें आपको ध्यान रखनी है इस खास तौर पे इस एग्जाम के लिए, उसकी हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे जो भी बातें होंगी ये सारी कैसे आ रही है, यहाँ से ये सारी इंस्टिंक्चुअल आ रही है। ठीक है, अंदर से आ रही है, तो इसका आप ध्यान रखें। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको केवल यही यही पढ़ना है और यही यही आएगा। हो सकता है सारी चीजें आ जाए, हो सकता है कुछ भी चीज ना आए। उसी के साथ आपको ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक नीचे आपको लिंक मिलेगा वीडियो का, उसमें भी आपको जो लास्ट टाइम 2023 में जो बताया गया था चीजें वहां इंक्लूड की गई थी, उन चीजों को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आप वो जाके वो वीडियो से देख लेंगे, आपको इसके बाद नीचे नेक्स्ट आपको वो लिंक मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले यूनिट नंबर 1 से। देखिए यूनिट नंबर 1 में आपके पास क्या है, आपके पास सूफिज्म है, इसकी सीरीज आप पढ़ेंगे अच्छे से। इसके बाद आपके पास भगवत गीता के बारे में 18 चैप्टर्स हैं, उन 18 चैप्टर्स को एक बार गो थ्रू करेंगे। उसी के साथ आपको वीडियोस में इंटीग्रल योगा के बारे में बताया गया है, उसको आप पढ़ेंगे, है ना। श्री अरविंदो ने बताया कहाँ पे उन्होंने शुरुआत की, क्या किया, है ना, वो सब बातें वहां बताई गई हैं। उसी के साथ आपको बताया गया है किसके बारे में, आपको बताया है त्रिगुण के बारे में, त्रिगुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, वो आप पढ़ेंगे, सत्व रजस एंड तमस। ठीक है, जो त्रिगुणास हैं, और उसी के साथ आपके जो त्रिदोष है उसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे, त्रिदोष के अंतर्गत क्या क्या काउंट होता है। ठीक है, वात पित्त कफ, उसी के साथ आपकी जो है बाद में जाके पर्सनैलिटी के फॉर्म में भी इसको लिया गया है।
ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। उसी के साथ आपको क्या ध्यान रखना है, ये आपको सूफिज्म की जो लेयर्स हैं वो आप पढ़ के जाएंगे, रट लीजिए इसको। सूफिज्म की लेयर्स अभी तक पूछी नहीं गई है, क्या पता पूछ ले या हो सकता है नहीं भी पूछे, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। भगवत गीता के बारे में देखिए, एक निमोनिक है आपको यहाँ पर, वो है आपका AGDTS। इसको आप नोट कर लें, AGDTS, ठीक है। AGDTS ये क्या है, ये जो आपका पहला है ये आपके अभ्यास के लिए है, दूसरा है ये आपके ज्ञान के लिए है, तीसरा जो है वो आपके ध्यान के लिए है, फिर आपकी त्याग के लिए है, और फिर ये आपका किसके लिए है, ये आपकी शांति के लिए है, ठीक है। अभ्यास, ज्ञान, ध्यान, त्याग और शांति, ठीक है। इसका निमोनिक बना लीजिए इस प्रकार से, AGDTS। आपको बना बनाया ही मिल रहा है, AGDTS, ठीक है। इस प्रकार से क्या है आपके ये स्टेजेस हैं, अभ्यास की, ज्ञान की, ध्यान, त्याग और फिर शांति, इस प्रकार से आपको मिलती है, ठीक है। हम बात करें यहाँ पे त्रिगुण की। त्रिगुण कौन कौन से हैं आपके, त्रिगुण है आपके पास सात्विक, सत्विक, फिर आपके पास है रजस, और फिर आपके पास है तमसिक, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पर देखिए, ये जो सात्विक वाले गुण है ना, आपकी जो सात्विक क्वालिटीज होती हैं, ठीक है, यही सात्विक क्वालिटीज किसके साथ मैच करती हैं, ये मैच करती हैं आपकी, याद करिए, VIA क्लासिफिकेशन जो आप पढ़ते हैं, ठीक है। किसने दिया है, ये दिया है आपको पीटरसन एंड सेलिंगमैन ने, ठीक है। जहां पे हम किसकी बात करते हैं, 6 वर्च्यूज की बात करते हैं, 6 गुण की बात करते हैं, ठीक है। और 24 क्या है आपकी कैरेक्टर स्ट्रेंथ, चरित्र शक्तियां, ठीक है। तो ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है, इसमें 6 वर्च्यूज और 24 चरित्र का, ये सेम किससे रिजेंबल करता है, किससे मिलता है, एक जो सात्विक व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटीज होती हैं उससे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि सात्विक की जो गुण होंगे वो किससे रिजेंबल करते हैं, मोस्टली आपके VIA क्लासिफिकेशन के साथ, ठीक है। इसको आप ध्यान रखें। उसी के साथ देखिए, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है त्रिदोष के बारे में भी, ठीक है। कौन से ऐसे दोष हैं, वो आपका वात हो गया, पित्त हो गया, कफ हो गया, ठीक है। लिखवाया हुआ है किसके अंदर कैसी पर्सनैलिटी वगैरह के लेक्चर्स में, किसके अंदर कैसी सारी चीजें होती हैं, उसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसको आप अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे, ठीक है। उसी के साथ देखिए, हमने बात की थी किसके बारे में, हमने बात की थी पुरुषार्थ के बारे में, है ना। पुरुषार्थ में के अंदर हमको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, हमको धर्म चाहिए होता है, ठीक है, कर्म चाहिए होता है, फिर यहाँ पे अर्थ चाहिए होता है, धर्म अर्थ आता है फिर शायद, धर्म अर्थ, और फिर सॉरी नॉट कर्म, सॉरी, ये है आपका इस प्रकार से धर्म, फिर आपका अर्थ आता है, फिर आपका आता है काम, और फिर आता है आपका मोक्ष, ठीक है। तो ये चार हैं, चार चीजें हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसको आप ध्यान रखेंगे इस ऑर्डर में, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है। इसका आप ध्यान रखें, यहाँ पे ये होती है पुरुषार्थ के अंदर चार चीजें, इसको भी हमने डिस्कस किया था। उसी के साथ साथ हमने क्या चीज और डिस्कस की थी, हमने डिस्कस किया था हमारे जब हम पढ़ रहे थे ग्रीक दर्शन के बारे में, तो वहां पे हमने बात की थी स्पा के बारे में। स्पा के अंतर्गत आपका सुकरात, प्लाटो, अरिस्टो आते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने बात की थी। उसी के साथ हमने बात की किसके बारे में, हमने बात की थी वहां पर यूडाइमोनिया के बारे में, ठीक है। वहां पर जो घोड़ों की बात हो रही थी उसकी बात की हमने, ठीक है। गुणवान होने की बात की हमने, तो उसको भी आप देखेंगे अच्छे से, वहां से क्या करना है, ठीक है। यूडाइमोनिया के अंदर वो सारी चीजें हैं। उसी के साथ हमने क्या देखा है, हमने देखा है हेडोनिक एडेप्टेशन के बारे में, नॉट एडेप्टेशन बट हमने देखा है हेडोनिक के बारे में, ठीक है। ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, हमको तुरंत हमको जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहिए होती है, और इसमें सेल्फ फुलफिलिंग की बात आती है किसके अंदर, आपके यूडाइमोनिया के अंतर्गत, ठीक है। उसी के साथ देखिए, हमने बात की किसके बारे में, हमने बात की थी आपका एक होता है कर्मयोग, ठीक है, फिर दूसरा होता है आपका ज्ञान योग, और फिर होता है आपका भक्ति योग, ठीक है। कर्म योग, भक्ति योग एंड ज्ञान योग, इसमें किसकी बात होगी यहाँ पर, इसकी बात होगी यहाँ पर, इसमें आपका फोकस किस पे रहेगा, अपने वर्क के ऊपर रहेगा, कर्म के ऊपर रहेगा। इसमें किस पे रहेगा, आपकी भक्ति में डिवोशन करेगा आप, ठीक है, आप डिवोशन करेंगे, ठीक है, भक्ति करेंगे आप। और उसके बाद क्या होगा, आप यहाँ पर ज्ञान योग में आप किसकी बात करेंगे, यहाँ पर नॉलेज पे आपका पूरा फोकस इसके अंतर्गत रहेगा, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। और दान मतलब क्या होता है, दान होता है आपका चैरिटी, चैरिटी करना यानी कि दान देना, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक बात और, यहाँ पर वो हमने क्या देखा था, हमने देखा था सत चित आनंद, है ना। सच्चिदानंद क्या होता है, ये बात करता है आपके एग्जिस्टेंस की, चित्त में यानी कि आपकी कॉन्शियसनेस, और उसमें क्या होनी चाहिए आपको, ब्लिस, आनंद होना चाहिए यानी कि ब्लिस, ठीक है। एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, ब्लिस किसकी बात करता है, सत, फिर आपका चित्त, और फिर यहाँ पे आपका आनंद, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर दर्द की, हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, हम बात करेंगे यहाँ पर पेन की। तो पेन के अंतर्गत देखिए, आपके जो इस बार सवाल आया था एक, वहां से आया है एक चीज नई निकल के, वो क्या है, वो आपको सबसे पहले बताया था, आपको किसके बारे में, आपको बताया था आध्यात्मिका, ठीक है। फिर आपको क्या दिया हुआ था, फिर आपको दिया हुआ था अधिभौलिका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पेपर के अंदर ना इसमें स्पेलिंग मिस्टेक कर दी गई थी, इसकी वजह से कई लोगों के सवाल गलत हो गए, इसका आप ध्यान रखें। और तीसरा कौन सा है आपका, अधिदैविका। समझिएगा यहाँ पर क्या चीज हो रही है, अध्यात्मिका, अधिभौलिका, ये एल है, ठीक है, एल,
ल है ल, और ये क्या है, ये है आपका अधिदैविका। अब यहाँ पर देखिए दर्द के बारे में बात करते हैं। ये यहाँ पे जो अध्यात्मिका है ये किसकी बात करता है, ये सेल्फ की बात करता है, ठीक है, यानी कि स्व की बात करता है, ठीक है। कि जो भी दर्द हो रहा है, जो भी पेन घट रहा है यहाँ पे किसके द्वारा, सेल्फ के द्वारा, अध्यात्म के तरीके से। इसके अंदर भी देखिए दो प्रकार से हो सकता है, एक हो सकता है आपको फिजिकल पेन और दूसरा कौन सा हो सकता है इसके अंदर आपको मेंटल पेन, ठीक है। फिजिकल पेन मतलब आपको कुछ चोट लग गई, ठीक है, आपको कुछ चीजें डिस्कम्फर्ट कर रही है, बॉडी में आपके जो है दर्द भरा हुआ है, कंधे दुख रहे हैं, जोड़ों में दर्द है, ठीक है। फिर आप मेंटल क्या हो सकता है आपको, आपको जो है, ठीक है, आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, आपको भूख लगी हुई है, ठीक है, आप चीजों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ये सब कारण कौन से हैं, साइकोलॉजिकल कारण जो होते हैं वो आपका मेंटल पेन, ठीक है। तो आध्यात्मिका के अंदर ध्यान दीजिएगा, एक आपका फिजिकल पेन है, शारीरिक दर्द हो सकता है, और एक आपको मेंटल दर्द भी हो सकता है, ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। ये आता है आपका आध्यात्मिका, यानी दर्द हो रहा है किसकी वजह से, सेल्फ की जब बात करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद देखिए जब हम बात करें दूसरा अधिभौलिका की, तो अधिभौलिका में क्या होगा, यहाँ पर जो भी आपको पेन हो रहा है, ठीक है, इसके पीछे कारण क्या है, कारण है आपके एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, है ना। कारक क्या है इसके पीछे, बाहरी कारक होंगे, ठीक है। जैसे कि क्या हो गई, अभी ऐसे आया था कोविड-19, ठीक है, अधिभौलिक है वो, बाहरी कारण से कैलेमिटीज आ गई नेचुरल, है ना, भूकंप आ गया, ठीक है, हड़कंप मच गया, कुछ पेंडेमिक वगैरह हो गया, ये सब क्या है, ठीक है। या फिर हो सकता है किसी जानवर ने आप पे हमला कर दिया, किसी दूसरे लोगों ने आप पे हमला कर दिया, ठीक है, ये सब चीजें क्या हैं, ये आपकी अधिभौलिक के अंदर आएंगी। और उसके बाद देखिए अधिदैविका, नाम से समझ में आ रहा है, जिसमें क्या आ जाएंगे आपके भूत प्रेत पिशाच जो है, डीमंस वगैरह जो है इसके अंदर आपके, है ना, घोस्ट वगैरह भूत पिशाच इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है, अधिदैविका के अंदर, ठीक है। अधिभौलिका में क्या होगा, ये सब बाहरी कारक होंगे, और आध्यात्मिका में जो पेन का कारण है, दर्द का कारण है, ठीक है, वो कौन है, आप स्वयं है। इसमें आपके फिजिकल कारण हो सकता है और आपके मेंटल कारण हो सकता है, ठीक है। दर्द के पीछे हो सकता है आपकी जो है छाती फूल रही हो आपकी, ठीक है, ये आपके दर्द का कारण हो सकता है। ये कौन सा कारण हो गया, ये आपका फिजिकल कारण हो गया। अभी आपको टेंशन हो रही है, मेंटल पेन हो रहा है, ठीक है, ये कौन सा है आपका, ये काउंट होगा आपके अध्यात्मिका के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिए अधिभौलिका में क्या होगा, अधिभौलिका में हो सकता है कि कोविड-19 से आपको परेशानी हो गई हो, या भूकंप से आपके घर उजड़ गया हो, या इस प्रकार की चीजें अधिभौलिक में आएंगी। एंड अधिदैविका में क्या आएगा कि जो भी चीजें आपको भूत पिशाच प्रेत पिशाचनी ये सब परेशान कर रही है, वो सब किसके अंदर आएगा, आपके अधिदैविका के अंदर आएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। उसी के साथ देखिए हमने बात की थी किसके बारे में, हमने बात की थी वहां पर पंचकोश के बारे में। पंचकोश में क्या थे आपके, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ठीक है, फिर आपका था मनोमय, फिर विज्ञानमय, और फिर आपका आनंदमय, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम आएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम आएगा, ऐसे याद रख सकते हैं आप। सबसे पहले आपका आएगा अन्नमय, फिर आएगा आपका प्राणमय, फिर आपका आएगा मनोमय, फिर आपका आएगा विज्ञानमय, और फिर आपका आएगा आनंदमय, ठीक है। ये क्या है आपके पंचकोश है। कहाँ से आते हैं ये दिए हुए हैं कहाँ पे आपके, ये दिए हुए हैं आपके तैत्रीय उपनिषद के अंदर, ठीक है। तैत्रीय उपनिषद में दिए हुए हैं, सब कुछ कराया हुआ है आपको ये सारी चीजें, ठीक है। इसको आप वहां पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने किसके बारे में बात की थी, हमने बात की थी वहां पे अष्टांग योग के बारे में। वहां पे आपको सामने क्या क्या दिया हुआ है, आपको आसन दिए हुए हैं, आपको प्राणायाम दिया हुआ है, प्रत्याहार दिया हुआ है, धारणा दिया हुआ है आपको, ठीक है। धारणा यानी कि आप क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन कर रहे हैं, ध्यान यानी कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, और समाधि वहां पर दी हुई थी, ठीक है। इस प्रकार से आपको वहां पर अष्टांग योग के बारे में बताया गया है। उसी के पहले यहाँ पर क्या है, दो चीजें जो रह गई हैं, वो है आपका यम और नियम, है ना। यम के अंदर भी पांच पांच चीजें हैं, यम नियम, उसको भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। चोरी नहीं करना, वो सब चीजें जो करनी है, वो सब कहाँ पे आएंगी, आपके अष्टांग योग के अंदर आती हैं, ठीक है। यहीं पे देखिए योग के अंदर क्लेश जो आप बोलते हैं, क्लेश या क्लेशा, इस प्रकार से लिखा मिलेगा आपको परीक्षा में अगर क्लेशा, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एफ्लिक्शन, ठीक है। योगा कहता क्या है, योग ये कहता है कि हम जो भी समस्या हो रही है उसको क्या कर सकते हैं, हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। जो क्या कर रही है, हमारा जो चेतना की जो इक्विलिब्रियम है उसको क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, ये सब चीजें यम नियम, है ना, प्राणायाम आसन, ये सब का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसी के अंदर अभ्यास को क्या बोला गया है, अभ्यास, अभ्यास को क्या बोला गया है, अभ्यास को बोला गया है आपकी प्रैक्टिस, ठीक है, जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं अभ्यास, ठीक है, बोला गया है इसके अंदर। और डिटैचमेंट आप करेंगे किससे, अपने डिजायर्स से, डिटैचमेंट फ्रॉम डिजायर, जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनसे क्या करेंगे आप, यहाँ पर मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, स्वयं को विरक्त कर लेंगे वहां से। उसको क्या बोला गया है, उसका बोला गया है वैराग्य। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको एक शब्द दिखता है और उसका मीनिंग मैच करना होता है, तो वहां पे ध्यान दीजिएगा, अभ्यास तो प्रैक्टिस बन जाएगा। डिटैचमेंट फ्रॉम डिजायर्स क्या होती है आपकी, यहाँ पर वैराग्य के बारे में बात करते हैं ना, वैराग्य प्राप्त कर लिया यानी कि सब डिटैचमेंट वगैरह सब दूर हो गए हैं वहां पर, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए एक और चीज यहाँ पे नवीन निकल के जो आ रही है वो क्या है, वो है आपकी क्रिया योगा, यानी कि क्रिया यानी काम करना, इसी को क्या बोलते हैं, योगा इन एक्शन,
ठीक है। मतलब जितनी आप योग की प्रैक्टिस करेंगे, इसके बात नहीं कर रहे हैं, जैसे बता रहे हैं नॉर्मली, जितनी आप योगा की क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो क्या करेगा, आपको एफ्लिक्शंस से दूर भेजेगा, है ना। जब भी आप मेडिटेट करते हैं, आसन वगैरह लगाते हैं, आप देखिए एक सेंस ऑफ अच्छी फीलिंग आती है आपको, आप ट्रांसेंडेंस स्टेट में जाते हैं, एक अच्छी फीलिंग आती है। यानी एप्लीकेशंस क्या है, ये आपके जो क्लेश हो रहे हैं, ठीक है, जो क्लेश है, क्लेशाज हैं, ठीक है, उससे क्या कर रही है, आपको यहाँ पर दूर कर ले जाता है, दूर ले जाता है, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्या होगा, आप समाधि की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और ये क्लेश वगैरह आपके जीवन से यहाँ पे दूर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये तो यूनिट 1 है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेगी, ऐसा तो चलते ही जाएगा। यूनिट 1 में सारी चीजें हैं, जितना आप नया सीखते जाएंगे। तो उसमें देखिए, ये जो आपका प्राणायाम है वो क्या होता है, प्राणायाम में क्या करते हैं, आप अपनी जो ब्रेथ है उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, कंट्रोलिंग ऑफ ब्रेथ, ठीक है। प्राणायाम में क्या करते हैं, अपनी ब्रेथ कंट्रोल करते हैं। तो वहीं से देखिए, आपको 5 तरह के प्राण यहाँ पे बात की गई है, 5 तरह के प्राणों की बात की गई है, ठीक है। उस तरह 5 तरह के प्राण में कौन कौन से हैं, पहला है आपका उड्डान, UDAN, एन है उड़ान। फिर बात की गई यहाँ पे प्राण की, ठीक है। फिर तीसरी बात की गई आपके समान की। फिर बात की गई आपके अपान की, ठीक है, APANA। और फिर बात की गई किसके बारे में, यहाँ पे बात की गई आपके व्यान के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ये आपका उड़ान है, ये कहाँ से कहाँ चलता है, ये चलता है आपके लैरिंग्स से, ठीक है। आपके जो लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स के ऊपर ये काम करेगा, ये प्राण काम करता है आपका उड़ान वाला, ठीक है, लैरिंग्स के ऊपर। अब आपको यहाँ लेरिंग्स भी दिखाना पड़ेगा, है ना। तो ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो गले के पास आप दिख पा रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, यही आपका लेरिंग्स होता है, ठीक है। ये आपका लेरिंग्स है, इसके ऊपर पूरा क्या चलेगा, इसके ऊपर पूरा चलेगा आपका उड़ान, ठीक है। तो लेरिंग्स के ऊपर क्या चलेगा, उड़ान चलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे आपके प्राण के बीच। प्राण मतलब क्या होता है, अगर आप समझते हैं साधारण हिंदी, तो प्राण मतलब क्या है कि जीव की जान, जो भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ चलेगी, आपका जो लेरिंग्स देखा आपने, उससे कहाँ तक चलेगी, आपके दिल तक, है ना। आपके दिल का जो हार्ट है आपका, उसका जो बेस है, ठीक है, आपका जो हार्ट का जो बेस होता है, ठीक है, वहां तक चलेगा कौन सा प्राण चलेगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए, आपके दिल से लेके आपकी जो नेवल है वहां तक क्या चलेगा, जो नाभि होती है, ठीक है, वहां तक क्या चलेगा, आपका ये सम्मान चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या चलेगा, आपके नाभि से नीचे से लेके, ठीक है, आपका पूरा जो नीचे का वाला पोर्शन है, ठीक है, आपकी नेवल से लेके पूरा नीचे जो आपका किडनी वगैरह, कोलन वगैरह, जो भी आपका सब कुछ है, ठीक है, आपके जेनेटल्स, जननांग वगैरह, वो सब कौन करता है, वो सब अपान करता है। और ये जो व्यान है, व्यान समझ में आ रहा है, नाम से वायु जैसा है, व्यान वायु, ठीक है, ये करता है, ये पूरी बॉडी में आपका ये जो है ये घूमता रहता है, ठीक है। और क्या करता है, रेगुलेट्स मसल, कि आपकी जो मसल है, मांसपेशियां हैं, उनमें रेगुलेट करने, उनमें का जो काम करता है वो कौन करता है, वो व्यान करता है। क्या ध्यान रखना है आपको, उड़ान, प्राण, समान, अपान एंड व्यान, क्या है ये सब आपके जो है फंक्शन है, आपके 5 प्राण, ठीक है, जो ऐसा बताया गया है, ठीक है। तो आप जब भी अलग अलग प्रकार के प्राणायाम करते हैं तो क्या होता है, अलग अलग चीजें एक्टिवेट, डीएक्टिवेट वगैरह, नॉट डीएक्टिवेट तो नहीं होती, बट अलग अलग चीजें जो है आपकी यहाँ पर काम करती हैं। ये 5 प्राण आपको ध्यान रखने हैं, कहाँ से कहाँ तक। उड़ान जो रहेगा आपका लेरिंग्स से ऊपर तक, वो आपने देख लिया कहाँ होता है। लेरिंग्स से दिल के बीच जो रहेगा, दिल के बेस तक वो प्राण रहेगा। प्राण से नाभि के बीच जो रहेगा वो समान रहेगा। समान से जो अपन रहेगा, ठीक है, वो कहाँ रहेगा, आपके नाभि के नीचे वाला पूरा भाग। और उसके बाद अपान और व्यान कहाँ रहेगा, ये पूरा आपके होल बॉडी में ये पूरा रेगुलेट करता है आपकी मसल्स को, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। एंड जब भी कभी आपने देखा होगा कि जब भी कभी आप प्राणायाम करते हैं तो आपको जो है अच्छा फील होता है, आप आंख बंद करके प्राणायाम करेंगे, है ना। अलग अलग प्रकार के होते हैं, कपाल भाती, भस्त्रिका, वो सब चीजें जो है, उज्जयी प्राणायाम वगैरह हैं, उन सबको करने के बाद वो क्या होता है, थोड़ा सा आपको काम फील होता है। क्यों, आपने क्या करते हैं उस समय, अपनी कंट्रोल करते हैं किसको, ब्रेथ को, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, आप एक नाक से सांस लेते हैं, थोड़ी देर 2 सेकंड का पॉज लेके दूसरी नाक से आप यहाँ से इसको रिलीज करते हैं, ठीक है, इनहेल रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका कोऑर्डिनेशन वगैरह सही चलता है किसका, आपकी ब्रेथ का, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि जो भी आपको तकलीफें हो रही हैं वो क्यों होती हैं, आपकी ब्रीदिंग में जो है प्रॉब्लम होना जब भी स्टार्ट होगी, आपको जो है प्रॉब्लम वगैरह वहां से आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो ये बात कर ली हमने यूनिट 1 के बारे में, कुछ चीजें आपने सीख ली और क्या क्या आपको रिवाइज करना है वो आपको मालूम पड़ गया। अब हम बात करेंगे यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 1 देखिए है ही ऐसे ही, इसमें जितना पढ़े आप उतना यहाँ पर आपके लिए कम ही है। यूनिट 2 की बात करें, यूनिट 2 देखिए, आपको रिसर्च के सारे वीडियोस आपको अच्छे से करना है। रिसर्च के वीडियोस नंबर 1 से लेके 30 तक, 28 तक, जहां तक भी आप देख रहे हैं उसमें सारा कुछ समाहित है, ठीक है। सारा कुछ क्या है उसमें समाहित है। इसको जो भी अच्छे से कर लेगा वो रिसर्च में हार्डली 10 में से 9 तो मिनिमम आने ही चाहिए, ठीक है। अगर एक आध दो सवाल उटपटांग अगर फेंकेंगे वो तो अलग बात है। अदरवाइज रिसर्च से संबंधित आपकी सारी चीजें आपको इसमें बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर समझाई गई हैं। ऐसा कोई भी टॉपिक या ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आपसे वहाँ पे स्किप हो गई हो, ठीक है। रिसर्च वीडियोस को आपको जितना अच्छे से करेंगे उतना आपको फायदा है, यहाँ पे बताने से उसका कुछ खास विशेष फर्क है नहीं।
फर्क कहाँ ध्यान रखना है आपको, आपको फिर से ध्यान देना है अपनी ग्राउंडेड थ्योरी के ऊपर जो बताया गया है ना, ग्राउंडेड थ्योरी ध्यान देनी है आपको। आपको जो है केस स्टडी क्या होती है उसको मालूम करना है, वो ध्यान देना है आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी जो है फिनोमेनोलॉजी क्या होती है, ठीक है, वहां से सवाल देखने मिलेगा आपको। एंड उसके बाद हम बात करें आपकी जो है सर्वे और केस स्टडी, इसी में आ गया सर्वे वगैरह ध्यान रखेंगे, ऑब्जर्वेशन वगैरह क्या होता है, प्रेक्षण वगैरह वो ध्यान रखेंगे, प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है वो ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है। उसी के साथ देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे दो मुख्य चीजें आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है, वो है आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो भी आपको अनुभव में बताई गई है, ठीक है, जो भी आपकी टी टेस्ट की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उन सबको आप अच्छे से याद करेंगे, कंठस्थ करेंगे। उसी के साथ देखिए यहाँ पर आपका जो है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक, ठीक है, ये जो चीजें बताई गई हैं इसमें एक शब्द है उल्टा लिख दिया गया, कोई बात नहीं, आप समझदार है समझ जाएंगे। एक वर्ड है नोआर, उस हिसाब से आप जो है इसको कर लेंगे अरेंज, ठीक है, ये वाला यहाँ पे जाएगा, ये वाला यहाँ पर जाएगा, ठीक है। इसको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इसको आप जितना अच्छे से करके जाएंगे उतना आपका फायदा है यहाँ पर, है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम इन सब की, ठीक है, अनोवा डिटेल्स की। उसी के साथ आपका इंडिपेंडेंट सैंपल क्या होता है, डिपेंडेंट सैंपल क्या होता है ना, फिर से बता दे रहे हैं यहाँ पर देखिए, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये कौन सा सैंपल है, ये आपका इंडिपेंडेंट है, ये ग्रुप है, इसी पे अलग अलग बार बार चीजें हो रही है, ये क्या हो जाएगा आपका डिपेंडेंट सैंपल हो जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक में देखिए कोई कुछ नहीं कर सकता, ये आपको तो बनना ही चाहिए, इसको आप करेंगे बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। प्राचालिक और गैर प्राचालिक की बात हो रही है यहाँ पर, इसको आप करेंगे अच्छे से, ठीक है। इसके अजम्पशंस वगैरह आप देखेंगे, उसके साथ आपको यहाँ पर इसमें कौन सा डेटा लेते हैं, इसमें कौन सा डेटा लेते हैं, ठीक है। इसमें अल्टरनेटिव, हाँ एक और चीज यहाँ पर पैरामेट्रिक यहाँ पे लिखा आए हुए थे आपको, उसी के साथ आपके नॉन पैरामेट्रिक में इनके क्या अल्टरनेटिव है, ठीक है, विल्कॉक्सन का कौन सा होता है, टी टेस्ट का कौन सा होता है, डिपेंडेंट टी टेस्ट का कौन सा होता है, मैच्ड का कौन सा होता है, अनोवा का कौन सा है, टू वे अनोवा कौन सा है, वन वे रिपीटेड मेजर अनोवा का कौन सा है, वो सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, मतलब एक यहाँ से आपकी लाइन चलनी चाहिए और यहाँ से एक लाइन चलनी चाहिए, और इसको आपको क्या करना है अच्छे से आपको यहाँ पर याद करना है, ठीक है। इसमें कोई उसकी बात नहीं है कि आपको याद नहीं हो रहा, याद आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ देखिए हम बात करें यहाँ पर कोरिलेशन के बारे में, ये भी आपको कराया हुआ है, कोरिलेशन में कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। पियर्सन आर क्या है, स्पीयरमैन रो क्या है, ठीक है, इनकी रेंज कितनी होती है, -1.0 से लेके +1.0 तक, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कोरिलेशन के बारे में क्या बात होती है, इसमें कौन कौन से हम सिग्निफिकेंस टेस्टिंग करते हैं, फाई कोएफिशिएंट कब लगाते हैं, वो सब आपने नोट किया होगा, ठीक है, वो सब क्या करना है, वो सब आपको फिर से अच्छे से करके जाना है, ठीक है। फिर आपको मालूम है इंटर आइटम में किसका इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है, वो बताया हुआ है कई बार आपको, आइटम रिमाइंडर में किसका इस्तेमाल करेंगे, आइटम टोटल में किसका इस्तेमाल करेंगे, वो भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, वो भी आपको ध्यान से संज्ञान में रखना है, ठीक है। उसी के साथ देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, ये है बेल शेप्ड कर्व बायलैटरल सिमेट्री की, ठीक है, इसके अंदर होती है। उसी के साथ कोर्टोसिस कितना होता है 0.263, इसका जो है आपको शेप कैसा होता है, ये है आपका मीजोक्रोटिक, ठीक है। ये सारी चीजें जो आपके एनपीसी के बारे में, आपकी सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, वो आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, वो आपको एग्जाम के पहले मालूम होना चाहिए, सब कराया हुआ है, ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे अच्छे से, ठीक है। और ये जो कैसी होती है एसिम्प्टोटिक, ठीक है, आपकी एनपीसी कैसी होती है एसिम्प्टोटिक, मतलब यहाँ भी बढ़ती जाएगी, यहाँ भी बढ़ती जाएगी, कभी भी ये आपकी एनपीसी है कभी भी ऐसी नहीं आपको कोई बना के दिखाएगा, है ना, ऐसी कभी भी नहीं बनेगी, हमेशा कैसी बनेगी, ये आपकी रहेगी ऐसी एसिम्प्टोटिक, इस तरफ बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है 1 स्टैंडर्ड डिविएशन पे कितना परसेंटाइल होता है, 2 पे कितना होता है, इस प्रकार से ध्यान रखना है। यहाँ पे कितना होता है स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होता है ध्यान रखना है, ठीक है। जेड स्कोर का कितना होता है 0 1, ठीक है। टी 0 कितना होता है 50 10, ठीक है। स्टेन का कितना होता है और स्टेनाइन का कितना होता है वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है इनके बारे में, इनका मीन कितना होता है और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होता है, ठीक है। तो कोरिलेशन वगैरह भी ध्यान रखेंगे आप। और उसी के साथ चलिए यहाँ पे आगे बात करेंगे, दो मुख्य चीजें, वो आपकी रिलायबिलिटी है और वो आपकी वैलिडिटी है, ठीक है। ये आपको जो है नीचे वाले लेक्चर में आपको मिल जाएगा वहां से, तो यहाँ से आपकी यूनिट 3 हो जाएगी। इसके साथ आपको जो टेस्टिंग की आपने सीरीज देखी है, वीडियोस देखे हैं, उसके बारे में बात करें। यहाँ पे टेस्टिंग के अंदर आपको ध्यान देना है किसके ऊपर, आपको आइटम डिफिकल्टी के ऊपर, ठीक है, जो कितना मिलता है आपको 0.5 डिस्क्रिमिनेशन वगैरह बताता है। इजी आइटम कौन से होते हैं, टफ आइटम कौन से होते हैं, उसके ऊपर आप यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, इसका आपको ध्यान रखना है। उसके साथ इसी में आपका आता है इंटर आइटम, आइटम टोटल कोरिलेशन, वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी हो गई, फर्स्ट यूनिट हो गई, सेकंड यूनिट हो गई, थर्ड यूनिट हो गई, ठीक है। और इसके बाद चलिए हम चलते हैं यूनिट नंबर 4 के ऊपर। यूनिट नंबर 4 में आपको सीएनएस पीएनएस क्या होता है, इसमें कौन श्वान सेल बनाता है, इसमें कौन ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसी के साथ आपको क्या ध्यान रखना है, आपको टेक्निक्स जो आपको बताई गई हैं ब्रेन इमेजिंग वाली, उसको आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे तकनीकों का इस्तेमाल रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है कौन कौन से होता है। स्ट्रक्चर के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, एमआरआई सीटी का, ठीक है, एफएमआरआई का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमको फंक्शन वगैरह देखना होता है वहां पर, ठीक है।
तो ये सारी चीजें भी आप ध्यान रखेंगे। उसके साथ न्यूरॉन किस प्रकार से दिखता है, इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल कैसे होता है ना, अंदर कैसा चार्ज होता है, अंदर नेगेटिव होता है बाहर पॉजिटिव होता है। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल होता है तो क्या होगा आपका ये इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे जब रेस्टिंग स्टेट में रहता है तो कितना रहता है, वो रेस्टिंग स्टेट में जब रहता है तो रहता है आपका वो -70 मिलीवोल्ट पे। जब ये रेस्टिंग स्टेट पे है आपका, ठीक है, सेल आपकी जो कोशिका है रेस्टिंग स्टेट में है, यहाँ पे कितना है +30 मिलीवोल्ट में क्या होता है, ये जो सेल है क्या हो चुका है, ये डीपोलराइज हो चुका है, ठीक है। डीपोलराइज हो चुका है यानी कि क्या हो चुका है, सोडियम पूरा अंदर आ चुका है, ठीक है। सोडियम अंदर आ चुका है तो क्या होगा देन, फिर जब ये चला जाएगा एक्शन पोटेंशियल आगे तो क्या हो जाएगा, ये अपना रेस्टिंग स्टेट से भी नीचे चला गया, मतलब क्या हो गया यहाँ पर ये हाइपर पोलराइज हो चुका है, -90 तक पहुंच गया मिलीवोल्ट तक ये, ठीक है, हाइपर पोलराइज हो चुका है यहाँ पर। उसके बाद क्या होता है धीरे धीरे अपना जो है सोडियम रिस्टोर करता है, मतलब पोटेशियम रिस्टोर करता है वापस अपनी स्टेट पे, इस रेस्टिंग स्टेट पे अगेन वो आ जाएगा, ये वाली जो रेस्टिंग स्टेट है इस पे अगेन आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। ये काम होता है किसका, मतलब सेल 3 प्रकार से गुजरता है। सबसे पहले रहता है सेल पोलराइज्ड -70 पे, फिर जो ऊपर जाता है तो हो जाता है डीपोलराइज +30 पे, और -70 से नीचे -82 पे 90 पे कितना भी गिर सकता है, तब क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं हाइपर पोलराइज, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है कब क्या होता है, कौन सी डिग्री पे होता है। उसी के साथ देखिए यहाँ पर आपको जो एक और चीज ध्यान रखनी है खास तौर पे यूनिट 4 के अंदर, वो क्या है आपका सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। जब क्या होता है आपको फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स के लिए कौन सा जिम्मेदार है, ये वाला जिम्मेदार है सिंपैथेटिक, और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो क्या करता है आपको कूल डाउन करता है, आपको काम डाउन करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक है आपको फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। इसमें कौन से लोब का क्या काम होता है वो बताया हुआ है। इसमें आपका ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया होता है, इसमें आपका ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया होता है, ठीक है। इसमें विजुअल वाला होता है, इसमें आपका सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, बना के दिखाया था इस प्रकार से, ठीक है, सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स होता है, उसको आप ध्यान रखें यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीजें आपने पढ़नी है अच्छे से, एक बार आपको बता दे रहे हैं कि आपको और ध्यान आ जाए कि अगर कुछ आप मिस कर जाए, कुछ भूल जाए आप यहाँ से तो, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में, कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर है। उसी के साथ आपको देखिए 15-16 नंबर के लेक्चर में बताया हुआ है आपको एलटीपी के बारे में, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन के बारे में कैसे होता है, उसको आप ध्यान रखेंगे यहाँ से। फिर आपको बताया हुआ है टेलिनसेफ्लॉन, डाइनसेफ्लॉन, मेसेनसेफ्लॉन, इसमें के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। आपका लिम्बिक सिस्टम का पार्ट कौन सा बनाता है, ठीक है, उसको भी आप जो है रिवाइज करके जाएंगे अगेन एक बार फिर से, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको इतनी चीजें करके जानी है इसमें अगेन फिर से यूनिट नंबर 4 के अंदर, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, हम बात करेंगे आपकी यूनिट नंबर 5 के बारे में। यूनिट नंबर 5 में आपको देखिए अटेंशन के मॉडल्स है ना, उसको करके जाइएगा अच्छे से। अटेंशन के मॉडल जितने भी बताए हुए हैं वो ध्यान दीजिएगा किसने क्या कराया हुआ है अटेंशन के मॉडल्स में, ठीक है। ब्रॉडबैंड की बात हो, भले ही वो एने ट्रीसमेंट की बात हो, जॉनसन एंड हाइंस की बात हो, जिसकी भी बात हो, सबको ध्यान रखना है किसने क्या कराया है किसने क्या नहीं कराया। और वहीं पे हम बात करेंगे चेरी की भी, ठीक है, चेरी की बात करेंगे। उसी के साथ आपको ध्यान रखना है सूक्ष्म अवधारणा के बारे में, यानी कि सबलिमिनल परसेप्शन के बारे में, ठीक है। सबलिमिनल परसेप्शन क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। आपकी संवेदना के नीचे जो है, कॉन्शियसनेस के नीचे जो चीज चलती है, लेवल पे चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सबलिमिनल परसेप्शन, ठीक है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। फिर देखिए आपको जो गेस्टाल्ट के लॉज है वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, गेस्टाल्ट के लॉज के नियम, ठीक है। समीपता का, निरंतरता का, कंटिन्यूटी कंटिग्यूटी वाला, ठीक है, वो सब जो नियम है वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। उसी के साथ देखिए आपको बताए गए हैं एक नेत्री संकेत के बारे में, और आपको बताया गया है द्विनेत्री संकेत के बारे में ना। मोनोक्यूलर क्यू, बाइनोक्यूलर क्यू क्या होते हैं, इसमें केवल द्विनेत्री में ध्यान दीजिएगा, द्विनेत्री मतलब 2 आईज, तो इसमें केवल 2 ही होते हैं, इसको आप ध्यान रखिए। कौन कौन सा है वो है आपका रेटिनल डिस्पैरिटी, और दूसरा कौन सा है वो है आपका कन्वर्जेंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी क्या करनी है आपको अच्छी तरह से भली भांति ध्यान रखनी है। मोशन पैरालैक्स, लीनियर पर्सपेक्टिव वगैरह सब किसमें आता है, इसमें आता है। तो आप टेबल बनाएंगे, एक नेत्री वाले ये होते हैं एंड बाइनोक्यूलर वाले ये होते हैं, इस प्रकार से इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, स्मरण में इसको आप रखेंगे, ठीक है। ओके, बात करें आगे देखिए लर्निंग की, अब ये तो करना ही है आपको मालूम है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग हो गई आपकी, क्लासिकल कंडीशनिंग है ना, इसके अंदर आपको जो है बताया गया है स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या होती है, ठीक है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या होता है, वो सब चीजें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, ठीक है। और उसी के साथ देखिए यहाँ पर क्या ध्यान रखना है आपने आपने एक और चीज करनी है, वो है आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर क्या क्या होता है, रिवॉर्ड हम देते हैं, ठीक है। उसी के साथ देखिए आपको पिछली बार भी पूछा गया, पहले ही पूछा गया, आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ध्यान रखना है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, ठीक है, पनिशमेंट क्या होती है, ठीक है। ये सब चीजें आपको कराई हुई हैं, इसको आप यहाँ पे बड़े अच्छे से इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वो टॉपिक्स है जिनसे वो क्या करेंगे, वो बार बार सवाल फ्रेम करेंगे, बार बार सवाल यहाँ से आपसे पूछेंगे। उसी के साथ देखिए एक होता है आपका शेप कंसिस्टेंसी, एक होती है आपकी साइज, और एक होती है आपकी कलर, कलर ब्राइटनेस जो भी आप बोले है ना। कंसिस्टेंसी कि आपको चीजें वैसी ही दिखती है ना, काली पेंट आपको काली ही दिखेगी, चाहे आप अंधेरे में देखें चाहे आप रोशनी में उसको देखें, है ना। शेप आपका बुक का चेंज नहीं होता है, क्यों, सब क्या है आपके शेप एंड साइज कंसिस्टेंसी के बारे में है, ये भी आपको बताया हुआ है नोट्स में, इसको भी आप ध्यान रख के जाएंगे कब कब होता है कब कब नहीं होता है, ठीक है। एंड इसके बाद बच जाती है आपकी मेमोरी के बारे में, आपकी स्मृति के बारे में। तो देखिए यहाँ से सवाल बनना ही बनना है, मेमोरी से अगेन सवाल बनाएंगे वो, तो आपको मेमोरी को अच्छे से करके जाना है।
एनकोडिंग स्टोरेज रिट्रीवल में क्या क्या होता है, एटकिंसन शिफरिन ने क्या बोला, क्रैकेन लॉकहार्ट ने क्या बोला, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। स्टेरियस मॉडल कौन सी है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल कौन सी है, क्या होता है क्या नहीं होता है, इस सब चीज के बारे में आप अच्छे तरीके से इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक चीज जो निकल के आ रही है, लग रहा है ऐसा कि इंटरफेरेंस से देखिए ज्यादा सवाल नहीं बने अभी तक, है ना, एबिंगहाउस की थ्योरी से तो मे भी वो पूछ सकते हैं इस बार, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब हम भूलते क्यों हैं, क्या स्टेट जरूरी होती है हमारी मेमोरी के लिए, ना जिस स्टेट में हम याद करते हैं, जैसे आप घर में याद किया तो आपको घर में आते तुरंत आपको याद आ जाता है किचन में आने के बाद, ठीक है। तो ये सब चीज जो है इंटरफेरेंस वगैरह वो आपको जो है अच्छे से करके जाना है, बता रहे हैं यहाँ से आपको हमेशा सवाल देखने मिलता है, ठीक है। और उसके साथ आपकी डिक्लेरेटिव मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, मालूम है, देख घर से मालूम है कि सवाल बनेगा इसमें से, ठीक है। आप घर बैठे बैठे आंख बंद करके बोल सकते हैं सवाल बनेगा, तो क्यों ना इसको अच्छे से पढ़ के जाया जाए, ठीक है। अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो यहाँ 2 नंबर बड़ी आसानी से आ सकते हैं आपके, ठीक है। इसका आप ध्यान रखें, यहाँ से इससे सवाल बनने की प्रभावता ज्यादा रहती है, और इंटरफेरेंस वगैरह से, एबिंगहाउस वगैरह से यहाँ से सवाल बनने की चांसेस लग रहे हैं, ठीक है। मेमोरी डीके वगैरह होती है, डिसयूज वगैरह थ्योरी जो आपको बताई गई है, उन सब का यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आपके यूनिट नंबर 6 के अंदर। यूनिट नंबर 6 के अंदर क्या है, आपके थिंकिंग के बारे में है, चिंतन में। तो अगेन 2 निकल के आ जाएंगे आपकी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी और अपसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये जरूरी किसके लिए होती है, कन्वर्जेंट, सॉरी ये जरूरी किसके लिए होती है, डाइवर्जेंट वाली जरूरी होती है आपकी क्रिएटिविटी के लिए। किसने बताया आपको, गिलफोर्ड के मॉडल ने बताया है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, ठीक है, जहां पे हम देखते हैं प्रकोष्ठ इस प्रकार से 6x5x6 इस प्रकार से, ठीक है। एंड क्रिएटिविटी के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, उसी के साथ देखिए आपका इसी के अंदर निकल के आता है आपका डिसीजन मेकिंग के बारे में, आप फैसला कब लेते हैं। उसी के साथ देखिए आपको बताया यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, किस प्रकार से आपको समस्या का समाधान करना है, ठीक है। फिर वहीं पे आपके क्या जाते हैं इसके अंदर, आपकी रीजनिंग के बारे में देखिए, आप पेपर 1 के लिए भी पढ़ते हैं, पेपर 2 के लिए पढ़ते हैं, रीजनिंग के बारे में, है ना, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, उसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी के बीच क्या संबंध है वो आपको बताया हुआ है, एक स्तर तक जाता है, देन क्या हो जाता है यहाँ पे साम्य हो जाता है, इसमें भी क्या होता है, प्लाटो आ जाता है, ठीक है। माना जाता है कि 120 तक जो है आपकी आईक्यू जरूरी होती है क्रिएटिव होने के लिए, लेकिन उसके बाद जरूरी नहीं है, 120 वाला भी आईक्यू वाला हो सकता है, ऐसा जस्ट एक आम धारणा है, माना जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है यहाँ पर भी सामान्य हो जाता है, इस बात का भी आप ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद एंड मोस्ट आईएमपी जो आपको करके ही जाना है वो क्या है, वो है आपकी भाषा, है ना, इसका तो कोई सानी नहीं है, भाषा जो है भाषा भाषा है, लैंग्वेज लैंग्वेज है, बोली बोली है, बोली की बात नहीं, लैंग्वेज के देखिए ध्यान रखना है आपको। एक है व्यक्ति जीन पियागेट, केवल जीन पियागेट इस दुनिया में अभी तक ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं थॉट पहले आया, विचार पहले आया और भाषा बाद में आई, ठीक है। बाकी तमाम प्रकार के जो भी लोग आएंगे वो क्या बोलेंगे कि लैंग्वेज जो है वो क्या करती है, थॉट को शेप करती है। वहीं पे आपके कौन है यहाँ पे, आपके व्यवोत्सकी जो है सपोर्ट करते हैं। उसी के साथ आपके एक और हैं, क्या नाम है उनका, वुर्फ एंड शापिर, ठीक है, शापिर वुर्फ हाइपोथेसिस, इसको आप किस नाम से जानते हैं, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस के नाम से आप इसको जानते हैं, ठीक है। ये लोग सब क्या बोलेंगे कि लैंग्वेज जो है भाषा को, चिंतन को शेप करती है, सॉरी लैंग्वेज जो है थॉट को, चिंतन को शेप करती है। केवल जीन पियागेट क्या बोलेंगे, कंसेप्ट पहले आते हैं, स्कीमा वगैरह बनता है, एंड देन जो है हमारी भाषा का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये मोस्ट आईएमपी है, ध्यान रखना है, इसको छोड़ के नहीं जाना है। उसी के साथ देखिए एक है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, हो सकता है सवाल आ जाए आपको इस बार, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के ऊपर किसने दिया है आपको, ये दिया हुआ है आपको नोम चॉम्स्की ने। ये क्या बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, एक इननेट कैपेसिटी है, मतलब बच्चा पैदा हुआ उसके पास क्या होता है, उसके ब्रेन में लेड ऑलरेडी होता है। अब जिस चाइना का लेड है तो चाइना के हिसाब से बोलना शुरू कर देगा, इंडिया का है तो इंडिया के हिसाब से बोलना शुरू कर देगा। इसको क्या बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। एक्विजिशन मतलब एक्वायर करना, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हर किसी के पास है, मतलब ये क्या है, यूनिवर्सल है ना, हर किसी के पास, मतलब कोई भी बच्चा पैदा होगा लेड लेके पैदा होगा, जिस प्रकार की भाषा व्याकरण उसको मिलेगी वहां से वो कहानी उसकी शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसी के साथ देखिए भाषा के अंदर और क्या बताया आपको, आपको बताया है वहां पे फोनीम्स के बारे में, वो पढ़ना है। मॉर्फीम्स के बारे में क्या होते हैं, ये आपकी भाषा के साउंड है, श, च, ठ, त, ये सब क्या है, सब फोनीम्स है। उसके साथ मीनिंग की बात करें यहाँ पर, माँ मीनिंग, ठीक है, कमिंग, कमिंग में कम का अलग मीनिंग है, इंग का अलग मीनिंग है, ये सब क्या है आपके मोर्फीम्स है। उसके बाद क्या बनाते हैं, आपके समय वाक्य विन्यास बनाते हैं, आप सिंटेक्स बनाते हैं। सिंटेक्स क्या होता है, जो सब फ्रेम होता है, और प्रैग्मेटिक जिस प्रकार से हमको भाषा बोलनी है, बतानी है अपने आस पड़ोस में, एनवायरमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर आएगा, ये सब भाषा के अंदर आएगा। इतनी सारी चीजें बता दी गई है, भाषा तो आप बिल्कुल छोड़ के जाइएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने इंटेलिजेंस की थ्योरीज देखी, कई सारी हैं, उसको आप ध्यान रखिए किस किसने बताया। सबसे पहले 1904 में चार्ल्स पीरियड बताते हैं आपके जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। फिर आपके रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बताई है आपको कौन सी, ट्रायआर्किक थ्योरी, है ना, इनकी थ्योरी अच्छे से देख के जाएंगे। ट्रायआर्किक थ्योरी, त्रिउच्चापीय सिद्धांत के बारे में, ठीक है। एनालिटिकल, कंटेक्चुअल, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। उसके साथ देखिए आपकी जो है कौन थे वो,
क्या नाम है उनका, गिलफर्ड नहीं, हाँ गिलफर्ड ने दिया आपको स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट के बारे में कि इतने हमारे क्यूब्स वगैरह होते हैं। और एक और दिया है आपको पास थ्योरी, है ना, पास थ्योरी दी है आपको जेबी दास और उन्होंने। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्लानिंग होता है, अटेंशन अराउजल होता है, साइमल्टेनियस सक्सेसिव प्रोसेसिंग होती है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं आपकी पास मॉडल में। एंड उसके बाद ये, अच्छा एक और बात रखनी है, पास का जो मॉडल था किस पे बेस्ड था, वो ल्यूरिया के काम पे था। ठीक है, लूरिया के काम पे बेस्ड था। ठीक है, अलेक्जेंडर लूरिया, इसका आप ध्यान रखें, यहाँ पे लूरिया के काम पे बेस्ड था आपकी पास मॉडल। एंड इसके बाद एक और कौन बचता है इंटेलिजेंस में, वो है आपके लिम्नो मुबुस्पा, मतलब यानी कि आपकी बात करें यहाँ पर हॉवर्ड गार्डनर के बारे में। ठीक है, हॉवर्ड गार्डनर ने क्या बोला है आपके बहुबुद्धि का सिद्धांत, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत। तो कौन कौन से बोला है ध्यान रखेंगे, हो सकता है आपको एक डेफिनेशन दे दें और बोले आपसे कि इनको मैच करके दिखाओ कि इसको किसके साथ यहाँ पर ये इंटेलिजेंस होना चाहिए, किसके अंतर्गत ये वाला। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। यूनिट नंबर 7 खोलते हैं, पर्सनैलिटी सारी पढ़ना है, किसने कौन सी थ्योरीज दी है, ह्यूमनिस्टिक वाले क्या बोलते हैं, सिगमंड फ्रॉइड क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव वाले क्या बोलते हैं, बिहेवियरल वाले क्या बोलते हैं, पर्सनैलिटी के बारे में सब कुछ कराया हुआ है, इसको पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद देखिए इसके अंदर हमने फ्लो की बात की थी, फ्लो की बात कौन करता है, फ्लो की बात करते हैं मिहाई चिक्सिनमिहाई। ठीक है, मिहाई चिक्सिनमिहाई ने क्या बोला है उसको आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे अच्छे से। ये आपके जो आते हैं 1990 के आसपास पॉजिटिव साइकोलॉजी की स्ट्रीम शुरुआत हो गई थी। ठीक है, इसी में देखिए जो आईएमपी है आपके लिए बताई हुई है, सेलिंगमैन का लर्न हेल्पलेसनेस तो है ही, उसके साथ क्या बताया आपको, सेलिंगमैन की एक्सप्लेनेटरी स्टाइल बताई हुई है, उसको आप ध्यान रखेंगे, है ना, इंटरनल स्टेबल ग्लोबल वाली, वो वाली ध्यान रखेंगे। उसी के साथ ध्यान क्या रखेंगे आप, रोटर्स का लोकस ऑफ कंट्रोल, है ना, कि आप जो भी कर रहे हैं उसके जिम्मेदार कौन है, लोकस ऑफ कंट्रोल की बात होगी यहाँ पर। ठीक है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, रोटर्स का लोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, यहाँ पे क्या आती है आपकी एक्सपेक्टेंसी आती है, और क्या आता है आपका यहाँ पर रीइंफोर्समेंट आता है। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसी के साथ आपको क्या ध्यान रखना है, बंडूरा ने बताया है किसके बारे में, आपको बताया है रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म के बारे में, यानी कि परिस्थितिक नियतिवाद के बारे में। ठीक है, रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म के बारे में बताया है आपको, यानी कि ये एनवायरमेंट है, ये पर्सनैलिटी है, और ये क्या है तीसरा यहाँ क्या था, बिहेवियर। ठीक है, ये इस प्रकार से परस्पर रूप से आपस में क्या करते हैं, ये इस प्रकार से काम करते हैं एक दूसरे के साथ। किसने बताया है, बंडूरा ने। और बंडूरा ने ही किसके बारे में बात की थी, सेल्फ एफिकेसी के बारे में बात की थी। और इन्हीं की पूरी थ्योरी को क्या बोलते हैं आप जानते हैं, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के नाम से। ठीक है, उसके बाद आपको जानना है सेल्फ के अलग अलग प्रकार, एनसीईआरटी में काफी अच्छे से दिया हुआ है, हमने भी कराया हुआ है वहां पे। सेल्फ कितने प्रकार का है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ नियमन, स्व नियमन, सबके बारे में जो बातें हैं वो आप ध्यान रखेंगे सेल्फ के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको बताया था नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर पावर के बारे में। ठीक है, एफिलिएशन, नीड, अचीवमेंट, है ना, अचीवमेंट मोटिवेशन वाले जो लोग ज्यादा आगे होते हैं, और पावर के बारे में जो बात करते हैं। ठीक है, इनको और किससे मतलब नहीं, केवल ताकत से इनको मतलब होता है। किसने दी है आपको, ये दी थी आपको डेविड मैकक्लेलैंड ने, कराया हुआ है मोटिवेशन के लेक्चर्स में। ठीक है, डेविड मैकक्लेलैंड ने आपको दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं कि 3 प्रकार की नीड होती है, एफिलिएशन, अचीवमेंट और आपकी ये पावर वाली। ठीक है, उसके बाद देखिए बात करेंगे इमोशन के अंदर। इमोशन के अंदर थ्योरीज आपको ध्यान रखनी है, जेम्स लैंग थ्योरी, कैनन बार्ड थ्योरी, शाक्टर सिंगर थ्योरी, है ना, रिचर्ड लजारस की थ्योरी। ठीक है, ये सब थ्योरीज आपको जो है इमोशन की ध्यान रखनी है। किसने क्या बोला, साथ में क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, कॉग्निटिव अप्रेजल कहाँ पे आएगा, ठीक है, कॉग्निटिव लेवल कहाँ देंगे। ठीक है, इवेल्युएशन, अप्रेहेंशन, नॉट इवेल्युएशन, इवेल्युएशन कहाँ पर होगा, किस थ्योरी में होता है, रिचर्ड लजारस की होता है कॉग्निटिव अप्रेजल की बात। ठीक है, संज्ञानात्मक लेवल की बात कहाँ पे होती है, वो सब आप ध्यान रखेंगे इस इमोशन की थ्योरीज के अंतर्गत। उसके बाद देखिए शुरुआत होगी आपकी स्ट्रेस सीरीज की, जैसे ही स्ट्रेस सीरीज की शुरुआत होती है वहां से आपकी यूनिट नंबर 7 भी खत्म हो रही है, यूनिट नंबर 10 भी वहां से खत्म हो रही है। ठीक है, सीएचडी वगैरह, कैंसर, डायबिटीज पेशेंट, वो सब हमने किया हुआ था, स्ट्रेस सीरीज में पूरा कवर है वहां अच्छे से, तो उसको आप करेंगे। ठीक है, स्ट्रेस में टाइप ए पर्सनैलिटी क्या होती है, टाइप बी क्या होती है, टाइप सी क्या होती है, टाइप डी क्या होती है, किसको इसमें से सीएचडी खतरा ज्यादा होता है उसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, डायबिटीज में क्या होता है उसको आपको सवाल आया हुआ था पिछली बार। ठीक है, उसको आपको ध्यान रखना है। इम्यून सिस्टम किस प्रकार से काम करता है वो भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, इम्यून सिस्टम से याद आया एक बार, और यहाँ पर देखिए आपकी इम्यून सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या काउंट होता है उसको एक बार आपको रिकैप करा देते हैं यहाँ पर। देखिए इसमें आपका थाइमस है, इस बार जो सवाल आया था, स्प्लीन होता है आपका। ठीक है, थाइमस हो गया आपका, स्प्लीन हो गया, आपकी बोन मैरो हो गई। ठीक है, आपके बी सेल हो गए और आपकी स्किन हो गई। ठीक है, और इसके अंदर एक और चीज है, वो क्या है, वो है आपकी लिम्फ नोड्स। ठीक है, ये सब आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट है। थाइमस है आपके एकदम छाती के पास होता है। ठीक है, वहां पे आपका स्प्लीन है, बोन मैरो है ना, मेरुरज्जु अस्थि मेरु मज्जा, ऐसा कुछ तो भी बोलते हैं, बोन मैरो। फिर आपका बी सेल, ओके, बी सेल, टी सेल जो है आपके, वो व्हाइट ब्लड सेल की बात हो, डब्ल्यूबीसी की बात हो रही है। ठीक है, बी सेल, टी सेल जो आपके हैं फेगोसाइट्स, उनकी बात हो रही है यहाँ पर, ल्यूकोसाइट्स के अंतर्गत। ठीक है, लिम्फोसाइट्स की बात हो रही है। एंड यहाँ पे आपका स्किन है और यहाँ पे आपके लिम्फ नोड्स हैं। ठीक है,
अब यहाँ ध्यान दीजिएगा एक बात पे कि आपकी जो बोन मैरो है, आपका जो थाइमस है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। थाइमस, स्प्लीन, बोन मैरो, ये WBC, स्किन और लिम्फ नोड सब किसका पार्ट है? ये सब आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट है। कहीं वहीं से आता है आपके स्ट्रेस की जो बात कर रहे हैं, तो वहीं आपको बता दिया। यही चीज आपकी यूनिट नंबर 10 पे भी लागू हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको बताया गया है बायो फीडबैक के बारे में, ठीक है, मसल रिलैक्सेशन टेक्निक के बारे में, माइंडफुलनेस के बारे में, ठीक है। सब कहाँ है? आपके लेक्चर्स में है, प्रीमियम्स में है, तो करना तो पड़ेगा, ठीक है। ये सब आप ध्यान रखेंगे इसके लिए अच्छे से, ठीक है। तो ये रहा आपका यूनिट नंबर 7 की बात। अब हम चलते हैं आगे, यूनिट नंबर 8 की बात करेंगे। यूनिट नंबर 8 में देखिए सोशल साइकोलॉजी, सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ आएगा, ठीक है। इसमें कुछ कह सकते नहीं है कि कहाँ से क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इसका आप ध्यान रखें। यहाँ पे सोशल साइकोलॉजी के अंदर आपको जितने भी कंफर्मिटी, कंप्लायंस, ओबीडियंस, ये तो मतलब मस्ट है, करके जाना है ना। अनुपालन, आज्ञाकारिता और कंफर्मिटी, ये तीनों करके जाना है अच्छे से। रॉबर्ट्स केव एक्सपेरिमेंट करके जाना है, ठीक है। रॉबर्ट्स केव मुजफ्फर शरीफ का जो बताया था उसको करके जाना है अच्छे से, ठीक है। एंड उसी के साथ आपको जो है जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं अन्य, एक है आपका एटीट्यूड वाला, ठीक है, उसको अच्छे से करके जाना है आपने, ठीक है। जितनी भी थ्योरीज आपने दी हैं, सोशल एक्सचेंज थ्योरी, सोशल इम्पैक्ट थ्योरी, ठीक है, जितनी भी थ्योरीज है उनको अच्छे से करके जाना होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें भरोसा नहीं है कौन सी चीज वहां से वो कहाँ से पूछ लेंगे, इसलिए आपको जो चीजें हैं अच्छे से करके जानी होगी, ठीक है। और लेक्चर की शुरुआत में जो चीज आपने देखी थी रिएक्टेंस के बारे में, वो इसी का पार्ट है। अभी तक पूछा नहीं गया था, तो मे बी इस बार वो रिएक्टेंस के सवाल उठा सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट नंबर 8 में कुछ ऐसा कुछ खास बताने जैसा है नहीं, वो सारी ही आपकी जो है काम की है, इंपॉर्टेंट है सारी थ्योरीज। कुछ भी थ्योरीज उठा सके वो कहीं से